बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो जनरल साइंस का हमने लास्ट लेक्चर किया था तो उसके अंदर हमने तफसीलन जायज़ा लिया था कि जो ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम है वो क्या है, किस तरह वो काम करता है और उसका जो सेंट्रल यूनिट है जो हमारा दिल है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो हमारी सर्कुलेशन सिस्टम का मकसद है वो हमने देखा कि क्या होता है और किस तरह जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचती है। तो सर्कुलेशन सिस्टम का एक मेन इंग्रेडिएंट है जो ब्लड है। तो आज इंशाल्लाह जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड है इसके ऊपर हम तफसीली पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। जो ब्लड है इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह ब्लड प्रोड्यूस होता है, कहाँ से ये जो ब्लड है ये बॉडी को प्रोड्यूस होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ब्लड है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक इसका कंपोनेंट है ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड का 45% पार्ट होता है और जो इसका सेकंड कंपोनेंट है वो वाटर है जिसको हम प्लाज्मा भी बोलते हैं और ये 55% होता है हमारे ब्लड का। तो आगे फर्दर अगर जो फर्स्ट कंपोनेंट था इसका ब्लड सेल्स, तो अगर ब्लड सेल्स का देखें तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। सबसे पहले तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास, इनको एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और इसका जो सेकंड कंपोनेंट है वाटर जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, तो ये जो प्लाज्मा है ये ग्लूकोज, प्रोटीन्स, हार्मोन्स और जो मिनरल्स हैं उनसे मिलके बनता है और ये हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है। तो एक्चुअली ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये एक फैमिली की शक्ल में इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन इनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, इनके जो फंक्शंस हैं वो सबके अलग अलग हैं। जैसे कि ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ये हमारे सेल्स को और टिश्यूज़ को। और जब ऑक्सीजन मिलती है हमारे टिश्यूज़ को और सेल्स को तो फिर जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये ज़िंदा रहते हैं और जब ऑर्गन्स ज़िंदा रहते हैं तो जो हमारी बॉडी है ये प्रॉपर अपना जो काम है वो करती है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका जो फंक्शन है वो यही है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू आवर सेल्स एंड टिश्यूज़। तो उसके बाद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शंस, वायरस और बैक्टीरिया से महफूज रखते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं और जो इम्यून सिस्टम है ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है और ये हमारी बॉडी को डिफरेंट किस्म की जो डिजीज़ हैं उनसे ये प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये बहुत टिनी किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग का रोल प्ले करते हैं। और ये ब्लड क्लॉटिंग जो है इसकी वजह से जो हमारा ब्लड है ये हमारी वेसल्स, वेन और आर्टरीज़ के अंदर फ़्लो करता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जब डेंगू वायरस आया था तो ये प्लेटलेट्स को बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म करता था और जब प्लेटलेट्स एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से लो हो जाते थे तो जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वहाँ से खून बहना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो प्लेटलेट्स हैं इनका रोल ये है कि जहाँ पे इंजरी हो जाए या स्किन कहीं से रैप्चर हो जाए तो ये फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँच के तो जो खून का बहाव है ना उसको रोकने में मदद फ़राहम करते हैं। तो उसके बाद ये जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं इनका एक लाइफ स्पैन होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका जो लाइफ स्पैन है ये तकरीबन 100 से 120 दिन का होता है। इसके बाद ये जो सेल्स हैं ये डेड हो जाते हैं और इनकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। और ये जो डेड सेल्स हैं ये लीवर और स्प्लीन में चले जाते हैं और वहाँ से इनकी जो रिसाइकलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 13 से 20 दिन का होता है। इसी तरह जो प्लेटलेट्स हैं इनका जो लाइफ स्पैन है ये 8 से 9 दिन का होता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं ये कहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जो हमारा बोन मैरो है वो इसको जनरेट करते हैं। और बोन मैरो जो है वो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो हड्डियों के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि ये जो हमारी हिप की बोन है या जो थाई है
इसके अंदर ज़्यादा मिक़दार में ये टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। इन टिश्यू के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और ये जो स्टेम सेल्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और इसको रेड बोन मैरो भी बोलते हैं। और ये जो रेड बोन मैरो है ये ज़्यादातर फ्लैट बोन्स के अंदर पाया जाता है, जैसा कि हिप बोन है, स्कल है, ब्रेस्ट है जिसको हम रिब्स बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, शोल्डर ब्लेड्स हैं जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं, और फीमर जो कि आपको पता है कि हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। और इसी तरह ह्यूमरस जो है, ये वाली जो हड्डियाँ हैं इनके अंदर ये पाया जाता है। ये हड्डियों का जो टॉप और बॉटम वाले हिस्से होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि वो जो हड्डियों का हिस्सा होता है उनको स्पॉन्जी पार्ट ऑफ बोन्स बोलते हैं, जबकि हड्डियों का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उनके अंदर येलो मैरो पाया जाता है। और ये जो येलो मैरो है ये वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है। और अगर आप ये जो डायग्राम है इसको देखें तो ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा कि ये कहाँ से रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले तो हड्डी का जो आउटर लेयर होती है ना, इसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। ये हिस्सा कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। अगर आप डायग्राम के लेफ़्ट टॉप पर देखें तो आपको स्पॉन्जी पार्ट नज़र आ रहा है। ये हिस्सा खुरदरा होता है और इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, और ये जो स्टेम सेल्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह जो हड्डी का बॉटम वाला हिस्सा है वहाँ पे भी यही प्रोसेस होता है। और हड्डी का जो सेंटर है उसके अंदर येलो बोन मैरो होता है जिसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और बोन मैरो के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू ये ब्लड सेल्स हमारे सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद ब्लड से रिलेटेड कुछ डिजीज़ हैं जो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के जो है ना ये ब्लड क्लॉटिंग का रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के 13 फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से ब्लड क्लॉटिंग होती है, और इनकी जो कैपेसिटी है ये विटामिन के की वजह से कैपेबल होती है। और ब्लड क्लॉटिंग कर सकें मतलब इसकी वजह से ये जो विटामिन के है इसकी वजह से ये जो फैक्टर्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग कर सकते हैं। और अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग बुरी तरह मुतासिर होगी। इसी तरह एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम एड्स बोलते हैं। एड्स आपको पता है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को बोलते हैं, और इसका जो वायरस है उसका नाम HIV है। और जो HIV है ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको बोलते हैं। ये जो एड्स का वायरस है इसका जो फर्स्ट पेशेंट था ये सैन फ्रांसिस्को में 1980 में आया था, और तब इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट हो गई थी। और पेरिस का एक इंस्टीट्यूट है जिसने 1983 में इस वायरस की आइडेंटिफिकेशन की थी। इसको HIV-1 बोलते हैं इस वायरस को। तो ये जो HIV है जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम को तबाह करना शुरू कर देता है। इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। इसलिए छोटे से छोटा बैक्टीरिया या जो छोटे से छोटा वायरस है या बिल्कुल एक माइनर सी जो इन्फेक्शन है वो भी जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसके बाद एक ब्लड की डिजीज़ है जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया। और ये जो एनीमिया ये आमतौर पर आयरन की कमी की वजह से होती है। बोन मैरो को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की अच्छी खासी अमाउंट दरकार होती है। जब आयरन की कमी हो तो हीमोग्लोबिन की मकदार कम होने लगेगी, और आपको पता है कि हीमोग्लोबिन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑक्सीजन विद रेड ब्लड सेल्स। जब हीमोग्लोबिन नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी के जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इस तरह हमारे ऑर्गन्स अपना काम सही तरह से नहीं करेंगे। ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्लड एक स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन के बाद एक्सचेंज करना पड़ता है। और उसके बाद एक डिज़ीज़ हमारे पास आती है जिसको हम हीमोफीलिया बोलते हैं। और हीमोफीलिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसको हम इनहेरिटेड डिज़ीज़ बोलते हैं। ये जीन्स की वजह से आने वाली जो जनरेशन है उसके अंदर मुंतकिल हो जाती है। आपको पता है कि जो मेल है उसके जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स हैं वो XY, जबकि फ़ीमेल के XX होते हैं। इनमें X क्रोमोसोम इस बीमारी का रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ये वाली जो डिज़ीज़ है इसको X लिंक्ड डिज़ीज़ बोलते हैं।
अगर मेल या फीमेल का एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव हो जाए तो वो हीमोफीलिया के कैरियर्स होते हैं दोनों। अगर तो एक के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि जो मेल है उसका एक्स वाला जो क्रोमोसोम है वो रिसेसिव हो गया तो फिर तो वो हीमोफीलिया उसके अंदर है। लेकिन अगर फीमेल के अंदर एक्स वाई होता है, अगर फीमेल का जो एक्स वाला क्रोमोसोम है वो सॉरी फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, अगर फीमेल का जो एक्स वाला क्रोमोसोम है एक रिसेसिव है और जो दूसरा है वो रिसेसिव नहीं है, इट मीन्स कि वो कैरियर है। लेकिन अगर उसके दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं एक्स एक्स वो दोनों रिसेसिव हो जाते हैं तो इट मीन्स के उस फीमेल के अंदर भी हीमोफीलिया आ चुका है। तो अगर मेल या फीमेल का एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव हो जाए तो हीमोफीलिया के कैरियर्स होते हैं। और अगर एज़ कम्पेयर टू फीमेल अगर देखा जाए तो ये जो डिज़ीज़ है ये मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है, क्योंकि मेल में एक्स क्रोमोसोम एक जबकि फ़ीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। इसलिए अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव है तो हीमोफीलिया का शिकार है, लेकिन फ़ीमेल का अगर एक्स क्रोमोसोम एक रिसेसिव है तो वो कैरियर है। लेकिन अगर तो उसके जो दोनों एक्स हैं वो रिसेसिव हैं तो फिर तो वो इस बीमारी का शिकार हो जाएगी। तो अगर मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो रिसेसिव है तो इट मीन्स कि वो हीमोफीलिया का शिकार है। लेकिन अगर औरत दोनों उसके जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं ये रिसेसिव होंगे तो फिर वो इस बीमारी का शिकार होगी। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन है इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसको प्रिस्टले नाम का एक बंदा है उसने डिस्कवर किया है। ये जो डायग्राम है ये दोबारा से मैं आपको एक बार इसका जो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं। सबसे पहले तो हड्डी का जो आउटर लेयर है इसको अगर आप देखें तो इसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। ये हिस्सा कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। अगर आप डायग्राम के लेफ़्ट टॉप पर देखें तो आपको स्पॉन्जी पार्ट ऑफ बोन नज़र आएगा। ये हिस्सा खुरदरा होता है, इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो स्टेम सेल्स हैं ये रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह जो हड्डी का बॉटम वाला हिस्सा है वहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस होता है, मतलब जहाँ पे जो जॉइंट्स हैं ना वो मिल रहे होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये अगर फीमर बोन है तो जो इसका नी कैप वाला जॉइंट है वो वाला और जो ऊपर की तरफ हिप के साथ मिल रहा है, तो ये जो दोनों हिस्से हैं यहाँ पे स्टेम सेल्स होंगे जो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। और जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर येलो बोन मैरो पाया जाता है, जिसके अंदर वो वाले स्टेम सेल्स होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो बोन मैरो है इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू ये जो ब्लड सेल्स हैं ये हमारे सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा यही था। तो इंशाल्लाह बाकी